अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमसे पहले सेशन में गायब थे, नींद आ गई थी जी सर। पहले सेशन में। नहीं सर, वो इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, काफी कोशिश की मैंने, मैं इन ही नहीं हो पाया, हालांकि नेट तो चल रहा था अच्छा अच्छा। पर मैं उस पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। शायद हो सकता है कि कनेक्टिविटी का इशू हो, तो अभी मैंने रिस्टार्ट वगैरह किया तो सब ओके हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो, ये सो के उठ के आए आप। उस्मान कहाँ थे? सो रहा था सर। हाँ, मुझे पता था सो ही रहे क्या, सो ही रहे हो क्या आप? सर वो असल में बेगम बच्चे भी नहीं है ना, तो उठाया ही नहीं मुझे, मैं सोता ही रह गया। मैं एकदम आंख खुली, देखा 11 बज रहे ये सुकून की नींद ली है तुमने आज, यानी बेगम नहीं थी, सुकून की नींद ली हैं। कह सकते हैं सर। अरे वो घर में ना, वो कमरे के बाहर ही शहद की मक्खियों ने ना छत्ता बनाया हुआ था। है। और कल तुम्हारे पे। उसको मैंने पूरा साफ किया है, तो अच्छा, वो तो गले पड़ गई थी मक्खियां। तो शहद उतार लेते ना। अच्छा, शहद की सर मक्खियों का वो पता है क्या है? अगर आपने उनको चांस दे दिया ना, तो वो शहद चूस के ले जाती है। लेकिन सर खाली था छत्ता, बिल्कुल खाली वैक्स। खाली थी, खाली यूं था कि उसके अंदर शहद होगा। ये मेरे साथ कई दफा हुआ है कि हमने शहद का छत्ता उतारने के लिए उनको धुआं दिया, और जैसे ही आप उस वक्त फौरन ना कार्रवाई डालनी होती है। अगर आपने उसी वक्त उसका छत्ता नहीं, छत्ते में से शहद नहीं निकाला, तो मक्खियां जो है वो चूस के ले जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सही कह अस्सलाम। रहे हैं। वो मौसम के बाद होता है, सर्दी आती है फिर वो चूस के ले जाती है गर्मी। नहीं तनवीर, मैंने सर देखा है, ये अगर उनको छोड़ दो ना उसी वक्त, अगर छत्ते पे बैठी हुई ना, और अगर आप उनको चांस दे दो, तो वो फिर शहद चूस के ले जाती है छत्ते में से ही। सर वो के मौसम होता है इनका, जिस तरह अभी बाहर आएगा ना, बाहर में तो बहुत ज्यादा शहद होता है क्योंकि फूल वगैरह होते हैं, जाती हैं। हाँ। और उसके बाद गर्मियों में भी होता है, जैसे सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है ना, सर्दियों में आप कोई भी छत्ते को अगर जाके हाथ लगाएंगे तो शहद नहीं मिलेगा उसमें से। अच्छा, ये भी होता है। सर्दियों में नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता, सर ये होगा भी तो यहाँ बहुत पे कम। कब तक मंडलाती रहती हैं अपने पुराने घर पे? ये तो इनको पता होगा, तनवीर को। ये वहीं के हैं। सर ये ज्यादातर वो दरख्तों वरख्तों में, जहाँ पे थोड़ी सिक्योर जगह हो ना, लोग इनको तंग ना करें, वहां पे आके ही अपना घर बनाते हैं। हम्म। स्टार्ट करें। मैं अभी एक वो इंटरनेट पे देख रहा था, मैं शेयर भी करता हूँ आप लोगों से। प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स। हाँ, हमला गई हुई है। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे एक। सैम, ये सैम कौन है? ये एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। ऑल्टरनेटिव्स इन EIA। दुआ करें खुल जाए। हाँ, ये खुल गई है। इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सीरीज। वही मैं आपसे जो कह रहा था कि ऑल्टरनेटिव्स क्यों ज़रूरी हैं EIA के अंदर, उसके बारे में कंप्लीट। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल अफेयर्स एंड टूरिज्म, ये मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका का डॉक्यूमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। एक तो इसके अंदर क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ऑल्टरनेटिव्स इन EIA। क्या क्राइटेरिया है, क्यों EIA के अंदर ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर किया जाए, तो उसकी पूरी एक सीरीज दी हुई है। ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। देखिए, एक तो ये सारी बातें हो गई जो हमने देखी नहीं। अगर नज़र नहीं आ रहा तो इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की थी पहले। इन एक मिनट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या होता है, स्क्रीनिंग क्या होती है, स्कोपिंग क्या होती है, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट क्या होती है, स्पेशलिस्ट स्टडीज़ क्या होती है, इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस क्या है, ERA क्या है, इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट क्या है, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, कॉस्ट CBA क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या है, SCA क्या है। ये सारी उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन सीरीज डाली हुई है। अच्छा, हमारा काम क्या है?
मैं तो इस पे आ रहा हूँ। एक तो ये समरी हो गई। अच्छा, ये आ गया आपका ऑल्टरनेटिव्स। रोल ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। फिर टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव। देखिए ऑल्टरनेटिव के कितने टाइप्स हो सकते हैं। एक्टिविटी के अंदर ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं हम। लोकेशन के ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं वो ले सकते हैं हम। प्रोसेस का ऑल्टरनेटिव क्या है, डिमांड ऑल्टरनेटिव्स क्या है, शेड्यूलिंग ऑल्टरनेटिव, इनपुट ऑल्टरनेटिव्स, राउटिंग ऑल्टरनेटिव्स, साइट ऑल्टरनेटिव्स, स्केल ऑल्टरनेटिव और डिजाइन ऑल्टरनेटिव्स। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हमें, एक होता है नो गो ऑल्टरनेटिव, ये भी मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, जिसको हम नो प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव भी कहते हैं। रोल ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका रोल क्या है और टाइप्स क्या है इसकी। तो जस्ट मैं आपसे शेयर कर दूंगा यहाँ, इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, बल्कि मैं आपसे पूछता हूँ एक्टिविटी ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे। जरा खोल लेते हैं। ये मुझे हसान हसान बताएं, हसान अहमद कुरैशी। जी सर। हसान, ऑल्टरनेटिव का क्या रोल होता है ईआई रिपोर्ट के अंदर। सर हमें डिस्कस भी नहीं ऑल्टरनेटिव्स करा। का जी जी सर। सर इसमें एक्चुअली सिनेरियो इस तरह का होता है कि जो भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी हम अपने जो भी हमारा प्रपोज प्रोजेक्ट है उसके लिए, जैसे मिसाल के तौर पे एक साइट हमने देखी है, तो उसमें अगर कोई हमें इशू आ रहा है तो हम उसको चेंज करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव साइट देख सकते हैं जिसमें यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट मिनिमल। इतने सारे दिए हुए, लाइक ये दिया हुआ है इन्होंने, एक्टिविटी ऑल्टरनेटिव है। एक्टिविटी ऑल्टरनेटिव से क्या मुराद है। सर एक्टिविटी ऑल्टरनेटिव में आप मिसाल अपने के तौर पे टेक्सटाइल के वहां पे। टेक्सटाइल सेक्टर में है ना। सर मैं तो बैंक में हूँ। बैंक में हो, चलो जी सर। बैंक के हवाले से बताइए। वैसे तो टेक्सटाइल का एक्सपीरियंस है, मतलब बैंक की एक्टिविटी में सर, जैसे अगर हम कह लेंगे, हम एक्टिविटी में पावर के लिए जो है वो जनरेटर यूज कर रहे होते हैं, तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो हम उसको अल्टरनेटिव में इस तरह कर सकते हैं कि हम सोलर पैनल्स लगा लें। तो ये एक्टिविटी, यानी हम उसमें जो है वो ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी के तौर पे यूज कर सकते हैं उसको, कि हमारा जो इंटेंटेड यूज है, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, लेकिन हमारी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। चलें इधर भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ऑल्टरनेट एक्टिविटी ऑल्टरनेटिव में क्या कह रहा है, देयर आर सम रेफर टू एज प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। एक मिनट यार, जरा ऑनलाइन कर लो इनको। The term activity can be used in broad sense to embrace policies, plans, and programs as well as projects. Consideration of such alternatives requires a change in nature of the proposed activity. An example is incineration of waste rather than disposal in a landfill site. ये activity alternative हो गया, ठीक है। हमने क्या कहा, ये भाई वेस्ट है, इसको बजाय ये कि हम डिस्पोजल करें लैंडफिल साइट पे, तो हमने उसको ऑल्टरनेटिव दे दिया कि इसको बेहतर ये है कि हम इसको इंसिनरेट कराया जाए। तो ये हो जाए एक्टिविटी ऑल्टरनेटिव हो गया। फिर आ जाइए, ये मैं आपको एक एक एग्जांपल दे दूंगा इसकी। इसी तरह नीचे इन्होंने दिया है द प्रोविजन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेदर देन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ रोड। ठीक है, हम क्या करें बजाय इसके एक्टिविटी में कि हम भाई रोड की कैपेसिटी बढ़ाएं, हम जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोविजन ज़्यादा कर दें। ठीक है, ये एक्टिविटी ऑल्टरनेटिव हो गया हमारा। इसी तरह लोकेशन ऑल्टरनेटिव में क्या आएगा, लोकेशन ऑल्टरनेटिव्स कुड बी कंसिडर्ड फॉर द इंटायर प्रपोजल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द प्रपोजल। हम ये पूरे देखिए, लोकेशन ऑल्टरनेटिव इतना इंपॉर्टेंट है कि हम ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इसकी कंसिडरेशन ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल द लोकेशन ऑफ द प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, तो साइट लेआउट अल्टरनेटिव भी इसी के अंदर ही आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अगर कोई भी प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो उसकी सीटिंग कहाँ पे, उसकी यानी बैठक कहाँ पे, लोकेशन उसकी सबसे पहले कंसिडर की जाएगी। इसी तरह प्रोसेस ऑल्टरनेटिव, जिसके अंदर क्या होगा कि आप जो है प्रोसेस के हवाले से ऑल्टरनेटिव लेते हैं, यानी अगर कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस कुड बी चेंज ऑन एन अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी कुड बी यूज। फॉर एग्जांपल 1000 मेगावाट ऑफ एनर्जी कुड बी जनरेटेड यूजिंग अ कोल फायर पावर स्टेशन और एन एरे ऑफ विंड टर्बाइंस। तो ये आपके पास दोनों ऑल्टरनेटिव है, आप किस पे जाएंगे। अगर हम कोल फायर पावर स्टेशन पे जाएंगे तो अल्टीमेटली ये इन्वायरमेंटल हैजर्ड है, तो हमने उसका ऑल्टरनेटिव क्या दे दिया, हमने दे दिया कि भाई हम एक विंड टर्बाइन की अरे लगाएंगे जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को, या सोलर लगाएंगे जो कि हम
उससे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, प्रोसेस ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। इसी तरह डिमांड ऑल्टरनेटिव्स, डिमांड ऑल्टरनेटिव्स में क्या हो सकता है, when a demand for a certain product or services can be met by some alternative means। एग्जाम्पल क्या है, the demand of electricity could be met by supplying more energy or through using energy more efficiently by managing demands। मतलब आपने अपनी डिमांड जो है वो किस तरह पूरी कर की है। तो डिमांड ऑल्टरनेटिव्स के बाद आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूल कैसे किया आपने, 8 घंटे काम करवाना है या 24 घंटे में 12-12 घंटे की शेड्यूल करना है, तो ये हो सकता है। देयर आर सम, या कोई सीजन आ रहा है मिसाल के तौर पे, सीजन वाइज भी आपको उसको शेड्यूल कर सकते हैं। देयर आर सम टाइम्स नोन एज सीक्वेंसिंग और फेजिंग ऑल्टरनेटिव्स। इन दिस केस an activity may comprise a number of components such as which can be scheduled in a different order or different times। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस नॉइज कुड बी शेड्यूल्ड ड्यूरिंग द डे टू। ये मैंने एक प्रोजेक्ट था ईएमसी का, तो उसमें हम पीएसओ ना एक अपनी पाइपलाइन बिछा रहा था। ये शहरियार आपको याद होगा, सबसे पहला वाला जो था हमारा, जिसमें आप लोगों का लॉन्ग सर्विस मार्च का था, शहरियार याद है ख्याल में। बहरहाल उस दिन ये हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हम जो है पाइपलाइन बिछाएंगे। तो डीजी साहब ने ये बात उठाई थी कि अगर आप अपनी पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो इसमें दिन के वक्त जो है लोग वहाँ पे परेशान होंगे। तो ये हुआ था कि फिर शेड्यूलिंग अल्टरनेटिव ये था कि उन्होंने कहा कि फिर हम ये है कि ये एक्टिविटी नाइट में करेंगे, क्योंकि दिन में जो है वो वहाँ पे गुजरने वाले जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब होगी। तो दिस इज कॉल्ड कि अगर हम डे टाइम में काम नहीं कर रहे तो हम नाइट टाइम में उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे एज अ वो क्या कहते हैं उसको, शेड्यूलिंग ऑल्टरनेटिव। फिर आ जाएगा इनपुट ऑल्टरनेटिव। इनपुट ऑल्टरनेटिव क्या होगा, मोस्ट एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इनपुट का ज़्यादा ताल्लुक इंडस्ट्रियल से है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी सोर्सेज इस्तेमाल होते हैं इन दिस प्रोसेस के अंदर। तो हम एक ऑल्टरनेटिव क्या है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाई सल्फर कोल और नेचुरल गैस, हम फ्यूल के बजाय क्या करें, हम नेचुरल गैस के बजाय सल्फर कोल के बजाय नेचुरल गैस को एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल इस्तेमाल करें। ये हमारा इनपुट ऑल्टरनेटिव हो सकता है। ठीक है, राउटिंग ऑल्टरनेटिव। राउटिंग क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आया, कौन बताएगा, अमजद? नहीं अंदाजा सर इसका। कोई और बता दे। सर किसी भी चीज के रूट्स को अगर हम ऑल्टरनेटिव बनाते हैं तो वो राउटिंग ऑल्टरनेटिव में आ जाता है। लाइक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात की जाए, जैसे अभी आप ऊपर बात कर रहे हैं पाइपलाइन, पाइपलाइन की, उसकी ठीक है, बात की जाए। ठीक है, यानी राउट मतलब उसकी राउटिंग, उसकी रूट कैसे जा रही है, रूटिंग है या राउटिंग है मुझे नहीं पता। राउटिंग तो उसको लाइनों को ही कहते हैं बेसिकली। ठीक है, साइट लेआउट ऑल्टरनेटिव। साइट लेआउट देखें, एक तो है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन, दूसरा है कि प्रोजेक्ट तो इस जगह पे लगना है लेकिन हमने उसकी साइट लेआउट के अंदर, एक मिनट, क्या अच्छा, साइट लेआउट ऑल्टरनेटिव से मुराद ये है कि उस जगह पे आपने उस जो साइट लेआउट था उसके अंदर कोई चेंजिंग की जिसकी वजह से उसकी इंटायर एक्टिविटी तब्दील हो गई, या प्रपोज डेवलपमेंट आपने थोड़ी सी तब्दील कर दी। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल सिटिंग ऑफ अ नॉइजी प्लांट अवे फ्रॉम द रेजिडेंसीज, एंड सेकेंडली सिटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ईदर प्रोमिनेंटली टू अट्रैक्ट अटेंशन और स्क्रीन फ्रॉम अ व्यू टू मिनिमाइज एस्थेटिक इम्पैक्ट्स। ठीक है, आपने उसको ऐसे बिठाया कि उसके एस्थेटिक इम्पैक्ट कम हो गए उसी प्रोजेक्ट के अंदर, उसका साइट लेआउट ऐसे बनाया, तो ये साइट लेआउट ऑल्टरनेटिव कहलाता है। इसी तरह स्केल ऑल्टरनेटिव, इन सम केसेस एक्टिविटीज दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स can be undertaken on different scales. For example, in a housing development there could be option of 100, 150 and 200 housing units। ठीक है, तो ये कहलाएगा स्केल ऑल्टरनेटिव।
यानी आपने उसको स्केल के अंदर तकसीम कर दिया। और आखिरी है आपका डिज़ाइन ऑल्टरनेटिव। अच्छा, डिज़ाइन ऑल्टरनेटिव हमने जो है डिज़ाइन के अंदर क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स लिए, लाइक यहाँ पे अगर अप्रिशिएट एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन ऑल्टरनेटिव्स आर कम्युनिकेशन टावर्स। In such cases, all design are assumed to have different impacts. Generally, the design alternatives could be incorporated into the project proposal and so be the part of project description. ठीक है, तो नॉर्मली पंजाब के अंदर जो EIAs हो रही हैं उसमें 3 ऑल्टरनेटिव्स लाजमी ली जाते हैं, वो आपने बताने हैं। एक क्या है, एक है हमारा डिज़ाइन ऑल्टरनेटिव, ठीक है, और दूसरा है हमारा सिटिंग ऑल्टरनेटिव, यानी प्रोजेक्ट की सिटिंग क्या है, लोकेशन क्या है, और तीसरा उसके अंदर शायद एक्टिविटी ऑल्टरनेटिव है। तो बहरहाल ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है जब जब भी कोई EIA ऑफ द प्रोजेक्ट की जाती है। तो ये मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ। फिलहाल मैं आपसे एक चेकलिस्ट शेयर करता हूँ। सर एक चीज पूछनी थी। जी पूछे। सर ये तो कोई भी प्रोजेक्ट है ऑपरेशन फेज के लिए ही हो सकती हैं ये चीजें, या उसको कंप्लीट होने के बाद के लिए भी हमें अल्टरनेटिव्स का प्लान करना होता है? जैसे कुछ इदारे हैं जिन्होंने अपने सेम चीजें दो दो रखी हुई हैं। सही। आईटी सिस्टम एक जगह पर है तो दूसरे कोई 20-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक और सेटअप बनाया हुआ है अल्टरनेटिव्स के तौर पर। तो ये उस तरह की चीज। सर कुछ लोग हैं उनको एक्सेप्ट कर लें। कुछ लोगों को एक्सेप्ट कर लो। कौन से लोग हैं वो? शहरियार नज़र तो नहीं आ रहे मुझे, नहीं आ रहे उसमें, मेरे पास ऑप्शन तो नहीं आ रहा। जी सर हो गया। हो गया। अच्छा ये, हाँ क्या नाम है, कौन पूछ रहे, जीशान? जी सर। सर सिंपल क्वेश्चन था, ऑल्टरनेटिव सिर्फ ऑपरेशन अपना जो प्रोसेस फेज से शुरू में प्रोजेक्ट लगेंगे तो उसमें, या बनने के बाद भी उसको हम करते हैं देखिए आगे प्रोजेक्ट, कैरी ऑन? कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, कुछ क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव्स ऐसे होते हैं कि आप उसको पहले से बता देते कि ये ऑल्टरनेटिव कंपनी लेगी, तो ये सारा होता सही। प्रपोज्ड ये है, लेकिन वो आप बता देते कि इस मौके पे ये लिया जाएगा, इस मौके पे लिया जाएगा। अब जैसे एक होती है स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट, SEA। SEA में क्या होता है, वो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट ये होती है कि आप बता देते कि 10 साल के बाद इस प्रोजेक्ट से ये इम्पैक्ट आएगा, तो हम उसके लिए फिर ये मिटिगेशन लेंगे। फर्स्ट क्या, एक प्लांट लगा कोल का, कोल का प्लांट, थर कोल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो आपको पता है थर कोल का प्रोजेक्ट ये कि शुरू में तो वहाँ पे कोल है, लेकिन 10 साल के बाद कोल की कंडीशन कुछ और होगी, तो उसके वक्त हम उस वक्त क्या उसकी मिटिगेशन लेंगे। ऐसी असेसमेंट को कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट। और नॉर्मली अब जो है ग्लोबली जो है वो अब SEAs हो रही हैं, EIA तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो सही है सर। ये होता है कि आपने टाइम टू टाइम ऑल्टरनेटिव बताने होते हैं कि भाई इस वक्त हो सकता है हम ये काम करेंगे और 5 साल के बाद ये काम करेंगे, इसको हम सजेस्ट कर सकते हैं, प्रपोजल में हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स, ये उसकी चेकलिस्ट है। और आप इस चेकलिस्ट को फॉलो करते जाएं, आपकी EIA बनना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। EIA है या IEE है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है IEE और EI रिपोर्ट्स। आपने अगर IEE बनानी है या EIA बनानी है, और रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रिपरेशन और रिव्यू ऑफ इन्वायरमेंटल रिपोर्ट्स, जो पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने सिर्फ एक गाइडलाइंस जारी कर दी है। उन्होंने कहा आप इन तमाम पॉइंट्स को कवर करते जाएं, आपकी EIA रिपोर्ट बनती चली जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले वही पॉइंट मैंने जो आपको बताया था, मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट, जो पॉइंट आपने डाला है उसको प्रेजेंट कर दिया आपने, जो पॉइंट नहीं कंसीडर किया उसको लैग कर दिया, ठीक है। और उसका पेज नंबर बता दिया कि रिपोर्ट पे आपने इसको कहाँ लिखा है, मेंशन किया है।
तो ये मैं आपसे एक फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट दिखा देता हूँ आपको। ये बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फॉर्मेट, और इसी पे ही IEEE बनानी चाहिए, बड़े काम की चीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताया था ना मैंने कि सबसे पहला पॉइंट हमारा एग्जेक्टिव समरी, ठीक है। फिर हम उसके फर्दर पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी रिपोर्ट के हवाले से इंट्रोडक्शन क्या है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आ गया, साइज आ गया, नेचर आ गई, उसका ऑब्जेक्टिव आ गया। फिर आ गया तीसरे नंबर पे, देखिए मैंने आपको बताया था कि सिंध में है लीगल रिक्वायरमेंट्स, लेकिन पंजाब में इस जगह पे कोई लीगल रिक्वायरमेंट का चैप्टर नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है। फिर आ जाएगा हमारा पांचवें नंबर पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, वही बेस लाइन जिसके अंदर मैंने आपको 3 बातें बताई थी, फिजिकल, सोशो इकोनॉमिक और वो बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब इकोलॉजिकल। और 2-3 बातें इसके अंदर और हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर वहाँ पे होती है पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड देयर मिटिगेशन मेजर्स, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। और फिर उसके बाद आ गया इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लान, आपने मैनेजमेंट EMP बना दिया उसका। और फाइनली जो है आखिर में जाके ये कह रहे हैं कि इस EMP के बाद जो है आप इन्वॉल्व करेंगे स्टेक होल्डर्स को, दिस इन्वॉल्वमेंट इज ओनली फॉर EIAs। IEEE के लिए ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो किस किस को इन्वॉल्व करना है वो भी सारी डिटेल्स आ गई इसके अंदर। फिर आ जाइए आप साइट सिलेक्शन। अच्छा, असेसिंग इम्पैक्ट्स EIA के लिए आपने इम्पैक्ट जो असेस किए हैं वो किस मेथड के थ्रू किए, उसकी मेथडोलॉजी क्या है। शहरियार ये मेथड यहाँ पे कहीं फॉलो नहीं होते। चेकलिस्ट का मेथड ये शायद ज़्यादातर मोस्ट ये फॉलो होता है। मैट्रिक्स मेथड है ये कोई फॉलो नहीं करता। नेटवर्क मेथड है ये कोई फॉलो नहीं करता। ओवरले मेथड है ये कोई फॉलो नहीं करता। GIS एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट सिस्टम ये भी कोई फॉलो नहीं करता। ये करते हैं सर, कहाँ मैंने इसमें मैट्रिक्स और चेकलिस्ट और मैट्रिक्स GIS ये 3 चीजें तो होती है। ये देखा है मैंने, ये चेकलिस्ट देखा है, नॉर्मली इसके थ्रू होता है। ये दो तो बिल्कुल नहीं हो रहे, ओवरले और नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क डिपेंड करता है प्रोजेक्ट बेस के ऊपर ना, कि ये प्रोजेक्ट का क्या बेस है, किस कौन सा स्कोप है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक टर्मिनल लिखिए, मेथोडोलॉजीज फॉर इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन। वो एक या दो, आप एक भी, यानी फर्ज कि आपने GIS के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है, कंप्यूटर एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू, वो भी इनफ है, लेकिन आपने 2 और ले लिए इसके साथ। तो ये डिपेंडेबल है कि आपने उसको अपने प्रोजेक्ट्स को इम्पैक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया। फिर नेक्स्ट आ जाए इम्पैक्ट एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन, मीटिंग वर्कशॉप कंसल्टेशन से किया आपने। फिर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पैक्ट्स, उसकी नेचर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी नेचर, उसकी मैग्नीट्यूड, एक्सटेंट, लोकेशन, टाइमिंग, ड्यूरेशन, रिवर्सिबिलिटी, रिस्क, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं इसकी। अच्छा, फिर आखिर में आ जाए आप इसके ये तो हो गया। फिर आखिर में इन्होंने बताया है मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। ये भी अजीब सा पॉइंट है, ये मुझे अमूमन समझ में नहीं आया इन्होंने क्यों डाला हुआ है। बहरहाल इसको हम आगे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। और आखिर में ये सारी चीज़ें रिपोर्टिंग के अंदर आएंगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जब हम रिपोर्ट राइट करेंगे तो पहला पॉइंट आएगा हमारा एग्जीक्यूटिव समरी। और इस एग्जीक्यूटिव समरी को मैंने आपको बताया था कि ये एग्जीक्यूटिव समरी NTSP कहलाती है, या जिसको हम कहते हैं नॉन टेक्निकल समरी। इसके अंदर ये 7 चीज़ें लाजमी आपने डालनी है, तब जाके आपकी तब जाके जो है वो एग्जीक्यूटिव समरी कंप्लीट होगी। सबसे पहले टाइटल एंड लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। टाइटल क्या है प्रोजेक्ट का, ठीक है, कोई हाउसिंग स्कीम है, बैरिया टाउन टाइटल है, ठीक है। इसी तरह सना इंडस्ट्रीज टाइटल है, या जो है वो कोई इंडस्ट्री लग रही है, तो उस इंडस्ट्री का टाइटल क्या है, ठीक है। टाइटल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के बिहाफ पे अप्रूवल मिलती है, तो टाइटल इज इम्पॉर्टेंट। टाइटल कुड बी द हाउसिंग स्कीम है या कोई इंडस्ट्री है, उसका टाइटल, जैसे कोका कोला है तो टाइटल ऑफ द कंपनी है। एंड लोकेशन क्या है, लोकेशन आप बताएंगे इसके अंदर। टाइटल ये है प्रोजेक्ट का, जैसे आप लोगों ने लॉन्ग सर्विस मार्च का बनाया था, तो लॉन्ग सर्विस मार्च इज द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड लोकेशन क्या है, लोकेशन उसकी नूरियाबाद में थी, कहाँ थी, ठट्टा में थी, नूरियाबाद। नूरियाबाद, तो नूरियाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट इज द लोकेशन, ठीक है। नेम ऑफ द प्रोपोनेंट, नेम ऑफ द प्रोपोनेंट, इस पे मेरी थोड़ी सी बहस हुई थी उस वक्त वहां पे, कि नेम ऑफ द प्रोपोनेंट का से मुराद ये है कि उस प्रोपोनेंट जो के इस प्रोजेक्ट को ओन कर रहा है उसका नाम क्या है। लॉन्ग सर्विस मार्च तो टाइटल हो गया,
सर मैं इस पॉइंट को थोड़ा ऐड कर रहा हूँ सर। ये लोकल्स नहीं बता रहे उसमें नेम ऑफ प्रोपरेटर, फॉर एग्जांपल एरिया हो गया, जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट लगता है उसके जो नहीं, प्रोपरेंट तो लोकल्स क्या, होते हैं ना प्रोपरेंट कौन होता है मुश्ताक? प्रोजेक्ट डेवलपर। जो प्रोजेक्ट, देखो जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है ना, उसका जो मालिक है जो प्रोजेक्ट को लगाने जा रहा है, ठीक है, तो सर। उसको वो कहलाता है प्रोपरेंट। हु इंटेंड्स टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट, जिसका इरादा है प्रोजेक्ट लगाने का, वो कहलाता है अच्छा अच्छा प्रोपरेंट। अच्छा। ठीक है, तो अब नेम ऑफ द प्रोपरेंट, उस बंदे का नाम क्या है? जब मैंने इस पे कहा था तो एक कमेटी के मेंबर थे उस पे नाराज हो गए थे, कह रहे नहीं आपका पॉइंट गलत है। मैंने कहा नहीं, मैंने पंजाब में ये देखा है कि नेम ऑफ द प्रोपरेंट लाजमी पूछा जाता है कि किस बंदे की मलकियत है ये उसामा जफर की मलकियत है, ये मुश्ताक की है, शहरियार की, ये प्रोजेक्ट लगाने कौन जा रहा है, इसका मालिक कौन है? वो कोई एक बंदा भी हो सकता है, या वो बहुत सारे मिलके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो नेम ऑफ द प्रोपरेंट क्या है? ठीक है, वो नेम ऑफ द प्रोपरेंट यहाँ पे डाला जाएगा। कोई टाइटल, टाइटल लॉन्ग सर्विस मार्च है, प्रोपरेंट कौन है? चाइनीज है, चाइनीज का नाम क्या है उसका, यू जो भी है। तो इस तरह आपने डिस्कस करना होता है। जिस तरह गुल अहमद इज द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, लोकेशन क्या है, वो अपना प्रोजेक्ट जो है नूरियाबाद में लगा रहे हैं गुल अहमद वाले, इसका प्रोपरेंट मालिक कौन है इसका? ठीक है, अब्दुल रशीद साहब है, अब्दुल हफीज साहब है, तो नेम ऑफ द प्रोपरेंट आ जाएगा। नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, देखें यहाँ पे मुझे नहीं पता डालते हैं, लेकिन पंजाब में है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिपोर्ट तैयार की है वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आएगा, ताकि वो उसको ओन कर रही है उसका नाम डलेगा। अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द प्रपोजल, इससे क्या मुराद है अमजद? सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो भी प्रपोजल है उसके हवाले से। मतलब प्रपोजल के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से नहीं बात करें। प्रपोजल आप किस चीज का जमा करा रहे हैं, जी यानी यहाँ बता, प्रपोजल। हाँ, या आप EIA जमा करा रहे हैं तो किस सेक्शन के अंदर आएगी, सेक्शन 17 में है, सेक्शन 12 में है। तो हम ये बताएंगे कि ये जो हम फाइल कर रहे हैं केस, उसका प्रपोजल का आउटलाइन क्या है, कि प्रोजेक्ट है जो कि घी बनाएगा। सिग्निफिकेंस कह जी सकते हैं इसको। बस ये कह सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और ये किस जगह पे लाई कर रहा है। ठीक है, फिर हम एक छोटा सा मेजर इम्पैक्ट्स बता देंगे। इम्पैक्ट्स में बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, कि इस प्रोजेक्ट से रोजगार आएगा, इस प्रोजेक्ट से जो है कपड़ा बनेगा, इस प्रोजेक्ट से एक्सपोर्ट जाएगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में जो है वो इजाफा होगा, उसके बजट में इजाफा होगा, नौकरियां प्रोड्यूस होंगी। ये आपने इम्पैक्ट पॉजिटिव बता दिया। इस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट बता दिए कि प्रोजेक्ट लगेगा, अल्टीमेटली इससे डिजीज पैदा हो सकती है, इससे जो है कोई वाटर इम्पैक्ट आ सकता है, इससे ग्राउंड वाटर टेबल डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये सारे उसमें इम्पैक्ट बताएंगे, और उसके बाद आप उसको एक छोटा सा रिकमेंडेशन दे देंगे कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होगा तो वेस्ट कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी। अच्छा, नॉइस प्रोड्यूस होगा तो हम उस काम को नाइट में करेंगे। ये सारी आप रिकमेंडेशन देंगे, और फिर उसके बाद प्रोपोज्ड मॉनिटरिंग दे देंगे। मॉनिटरिंग से मुराद कौन किस किस लेवल पे मॉनिटरिंग करेगा? इस मॉनिटरिंग में सिर्फ कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, इस मॉनिटरिंग के अंदर वो तमाम इदारे इन्वॉल्व होंगे जो कि उस कंपनी से रिलेटेड है। लाइक सीपा का क्या रोल होगा उसके अंदर, बीपा पीपा या जो भी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का उसमें रोल क्या होगा, इंस्पेक्टर कब कब उसको विजिट करेगा मॉनिटर करने के लिए, कौन सी रिपोर्टें जो है वो कंपनी जमा कराएगी, स्मार्ट टूल में किसके अंदर आता है, ये सारी इसके अंदर हम प्रपोज मॉनिटरिंग एक छोटा सा डाल देंगे इसके अंदर। तो ये तमाम बातें जो है इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन एग्जेक्टिव समरी। तो कोई भी आप EI रिपोर्ट राइट करें, इन 4 पॉइंट्स को सामने रखें, 5 पॉइंट्स को, और ताकि आपकी जो एक EI बने वो कंप्रिहेंसिव हो, उस पर कोई बात ना उठाए। फिर आ जाए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का पर्पस क्या है, आप जो रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है। अगेन वही जो हमने ऊपर बात की थी, ये डिटेल के अंदर आ जाएगा कि प्रोजेक्ट क्या है। एक टोबैको कंपनी लगने जा रही है, तंबाकू फ्लेवर्ड तंबाकू बनेगा, जो जिसका काम क्या है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो टोबैको खाने वाले हैं उनको एक साफ सुथरा टोबैको प्रोवाइड करना है। ये हम उसके पर्पज ये है कि हम इसकी एक फाइल जमा कराएं ताकि इसका एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ना आए। ये सारा इसके अंदर बता दिया आपने। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोपोनेंट। अब यहाँ पे ऊपर जो था ना, वो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोपोनेंट जो था वो बड़ा ब्रीफ था, यहाँ पे आप इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोपोनेंट, प्रोजेक्ट क्या है, उसका टाइटल क्या है, ठीक है, वो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके पीछे काम क्या होगा उसका, और प्रोपोनेंट कौन है, क्या ये प्रोपोनेंट कहीं और भी इंगेज है, कोई और काम भी चला रहा है। तो ये सारी बातें इसके अंदर हम बता देंगे।
डिटेल्स ऑफ कंसल्टेंट, यहाँ शहरियार इससे क्या मुराद है? ऊपर आप बता रहे हैं कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, और यहाँ बता रहे हैं डिटेल्स ऑफ कंसल्टेंट, क्या मतलब है इसका? सर ऊपर भी कंसल्टेंट का नाम ही पूछ रहा है और नीचे उसकी डिटेल पूछी जा रही है कि आया कि उसका क्या बैकग्राउंड है, आया कि वो इस सेक्टर के अंदर कितना एक्सपीरियंस रखता है। ठीक है, एक और बात इसमें ये है, डिटेल्स ऑफ कंसल्टेंट से मुराद ये है, देखिए डिटेल्स ऑफ कंसल्टेंट लिखा है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा। मेरी बात फर्क समझ रहे हैं? ऊपर ऑर्गेनाइजेशन लिखा है कि फर्ज किया ईएमसी है, जेम्स है, उसने रिपोर्ट बनाई है। यहाँ पे लिखा है कि जेम्स ने कौन कौन से कंसल्टेंट उठा के इस पे काम कराया है, मतलब वो इटसेल्फ इंडिविजुअली तो कंसल्टेंट है वो। क्या उसने वेस्ट वाटर का कोई एक्सपर्ट उठाया है, क्या उसने जियोग्राफिक का कोई एक्सपर्ट उठाया है, क्या उसने सॉइल का कोई एक्सपर्ट लिया है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा था, या उसने अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो क्या उसने मटेरियल्स का कोई कंसल्टेंट उठाया है, या ग्राउंड वाटर एनालिसिस का कोई कंसल्टेंट उठाया है। तो यहाँ पे इकोलॉजी का कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट है, तो यहाँ पे उनकी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे डॉक्टर शाहिद अमजद साहब है, ही इज एक्सपर्ट इन इकोलॉजी, तो अब वो कंसल्टेंट की डिटेल आ गया, डॉक्टर शाहिद अमजद, ही इज इकोलॉजिस्ट, उनका काम इकोलॉजी, उन्होंने सारा फ्लोरा फाना स्टडी किया है। इसके अलावा इंजीनियर उठाए आपने जिन्होंने इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिजाइन देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कंसल्टेंट्स की डिटेल, कौन सा कंसल्टेंट आपने हायर किया है और उसका एरिया क्या है। फिर आ जाए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, साइज एंड लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कि ब्रीफ आएगा यहाँ पे, हालांकि डिटेल नीचे मौजूद है उसकी। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, साइज एंड लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इससे क्या मुराद है हसन? फवाद, कौन बताएगा इसमें? चले मुझे ये बता दें, अमजद बता दें। सर ये वर्क ऑफ स्कोप को डिफाइन करता है कि जो इंडस्ट्री लग रही है या जो प्रोजेक्ट नेचर है से क्या मुराद है? उसकी नेचर क्या नेचर क्या होगी? है। सर नेचर से टेक्सटाइल है, सीमेंट प्रोडक्शन, है, प्रोडक्शन क्या होगी उसकी? बना क्या रहे, केमिकल है, फर्टिलाइजर ऑयल है, किसका सीमेंट प्रोजेक्ट है, है। क्या है। और साइज से मुराद यहाँ सर प्रोडक्शन साइज, हाँ, साइज। देखिए उन्होंने उसको क्लैरिफाई नहीं किया इन्होंने। साइज का मतलब एरिया का साइज क्या है, या उसका प्रोडक्शन का साइज, यानी कैपेसिटी से मुराद यहाँ पे कैपेसिटी तो नहीं है। सर ये एक्यूरेसी का साइज ही पूछ रहा है इंडस्ट्री का, हाँ, इंडस्ट्री का एक्चुअल साइज जो पूछ रहे कितना हैं, एरिया कवर कितना करेगा, है। फिर उसके हाँ, बाद यहाँ उसकी पे साइज से लोकेशन क्या मुराद ना, होगी। यहाँ साइज से मुराद ये सर कैपेसिटी नहीं है। स्कोप ही डिफाइन कर रहा है ये हाँ, उस यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बता का। रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का जो एक तो लोकेशन बताएंगे, फर्स्ट क्या इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है, तो उस फिर दूसरी के उसका कवर्ड अनकवर्ड कितना है, वो टोटल कवर्ड है या अनकवर्ड कितना होगा, उसका साइज क्योंकि क्या है। सर उसी से फिर इम्पैक्ट जनरेट होगा ना, हाँ बिल्कुल, जितना कवर्ड होगा ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, उसका क्योंकि उसके इम्पैक्ट अंदर ज्यादा होगा, एक्टिविटीज हो रही होंगी। बिल्कुल। ठीक है, गुड। तो यहाँ ये चीज़ आ गई, और फिर नीचे आते हैं हम। यहाँ तो हो गया इंट्रोडक्शन और ये एग्जीक्यूटिव समरी हो गई। तीसरे पॉइंट पे अगर हम आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। मेरे पास टाइम भी तकरीबन 5 मिनट रह गए, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि अगली लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, उसकी डिटेल्स क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दें। बहरहाल यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपका काम ये है कि एक, अगर मैं आपको छोटा सा काम ये दूँ, ईच एंड एवरी जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, कि आप अगर एक छोटी सी, अब कोई भी लोकेशन लेके आप उस पर कोई EI रिपोर्ट बनाना शुरू कर दें, जिनमें ये तमाम पॉइंट्स को सामने रखिएगा कि एग्जैक्टली समरी क्या होगी, उसकी इंट्रोडक्शन क्या होगी। आप बेसिकली खुद जाके विजिट करें, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, एक रिव्यू, ये आपका एक प्रोजेक्ट हो जाएगा जो आपके जो आगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस पे काम करना चाहेंगे आप लोग? मैंने पिछले ग्रुप से करवाया था काम, इफ यू आर विलिंग। जवाब किसी का भी नहीं आ रहा। उस्मान, वो माइक जो है वो काम का नहीं कर रहा है। सर टाइम का इशू होता है, वरना सर विलिंग तो है सर। विलिंग तो है यार, कितना टाइम लगेगा EI रिपोर्ट लिखने में? तो EMC तो एक दिन लगाती है, ऐसा ही है ना शहरियार?
ऐसा ही है सर। सर मैं ये सर कह वो रहा तो था, नाम यहाँ चेंज पर कॉपी पेस्ट सबों होता को है। इसकी ज्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं है, हाँ तो एक मिसाल है कि 20 या 25 बंदे हैं, तो इनको ग्रुप वाइज एक रिपोर्ट दे दी जाए ना, ये रिपोर्ट्स, ठीक उसके है। अंदर जितने कंटेंट्स इसके अगेंस्ट, चेकलिस्ट के अगेंस्ट लिखे हैं ना, उसको ब्रीफ आउट कर दें वहां पर कि इसमें ये नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट है, ये चीजें हैं, ये इसका इम्पैक्ट होगा। हाँ अगर कर ये आई सकते थे, थिंक सर ग्रुप वाइज कर ले ये तो ग्रुप वाइज बेहतर कर होगा। ले। देखिए मैं चाह रहा हूँ कुछ कुछ लर्निंग हो जाए, आप लोग सीख जाए, क्योंकि चीज़ें काम आएंगी आपके। जितने भी ये कंसल्टेंट्स हैं या इंटरनेशनली काम हो रहा है, वो तमाम इन चीज़ों को कवर करते हैं। देखिए अगर आपने तमाम चीज़ें कवर करना शुरू कर दी, ईआई रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होना शुरू हो जाती है। टाइटल लोकेशन आपने डाल दिया, बंदे का नाम डाल दिया, उसकी ये सारी चीज़ें जैसे जैसे कवर करना शुरू कर देंगे, ईआई रिपोर्ट बनना, उसका फॉर्मेट बनना शुरू हो जाएगा। कोई इतना वो नहीं है। तो ये बात भी ठीक है कि आप ग्रुप वाइज करना चाह रहे हैं तो ग्रुप वाइज कर लें, लेकिन एक एक्चुअल बेसिस पे स्टडी हो, ताकि उसको पढ़ने में भी और रिप्रेजेंट करने में मजा आए, इफ यू आर विलिंग। ठीक है सर, कोशिश ठीक करते है, हैं सर। जवाब किसी का नहीं आ रहा, ठंडे हो सारे। कर सकते सर हैं। बोला तो है, कोशिश करते हैं सर। कोशिश करते। ठीक है मुश्ताक, तुम करोगे ना काम इस पे? मुश्ताक सर नूरियाबाद पे घूमना है सर, मैं बहुत नहीं, मुश्किल है इसीलिए नूरियाबाद पे बोल रहा हूँ। कौन जाएगा? नूरियाबाद नहीं जाओ ना, यहाँ आस अब पास मैं कुछ जॉब ही प्लॉट उठा लो। नूरियाबाद में कर रहा हूँ। हमदर्द सर यूनिवर्सिटी के हमारी सामने। जॉब ही नूरियाबाद पे है ना सर। सर वो अच्छा सर मैं ये कह रहा हूँ कोई भी एक रिपोर्ट लेके इस चेकलिस्ट के अगेन डिस्कस कर लेना, वो ये भी ज्यादा सही, बेहतर नहीं होगा ये बजाय भी इसके सही। कि हम ऑन ग्राउंड जाके असेसमेंट करें। चले ऐसे भी जिस ठीक जगह है। जॉब कर रहे हैं उसी जगह कर सकते हैं। देखो मेरे पास जो था ना, हाँ जब सर। हमदर्द के सामने एक प्लॉट था, हमदर्द बिल्कुल हमदर्द जो है, तो मैंने उससे कहा था ये प्लॉट है, आप यहाँ पे एक प्लाजा बनाना चाह रहे हैं, अली प्लाजा, कमर्शियल प्लाजा, तो आप उसकी ईआईए करें। बिल्कुल वो जहाँ पे पार्किंग का प्लॉट नहीं है, जहाँ पे गाड़ियाँ आके खड़ी होती हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे एक प्लॉट बनने जा रहा है वो अली प्लाजा के नाम से, तो आपने उसकी ईआईए करनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो दिस दिस इज सिंपल। आप भी ऐसे कोई प्लॉट ले सकते हैं, उस पर काम करके उसकी पिक्चर्स ले ले, उसके 5 किलोमीटर के अंदर। खैर मुश्किल हो जाएगा, टाइम टेकन है, लेकिन ये कि अगर जो कोई करना चाहे तो इससे सीख सकता है। करेंगे सर इंशाल्लाह, कोशिश ठीक करते है, हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले। यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ, और फर्दर ये कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीक जो है आप लोगों का ग्रुप जो है, अगर एक ग्रुप देना चाहे या 2 ग्रुप देना चाहे तो रेडी रहिएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। ये इसके मैं इसकी नंबर लगाऊंगा। ठीक है, ओके सर। कोई ठीक क्वेश्चन है ओके सर। सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा ये शेयर करनी है नहीं शेयर करनी चेकलिस्ट? सर कर दें सर सर। कर दें, यूजफुल है सर। यूजफुल है, चले ठीक है। सर जी मुश्ताक। सर साहब ये वो चेकलिस्ट है ना जिस पे रिपोर्ट बनता है। जी बेटा। मुश्ताक बाकी क्या है तुम्हारे कुलीग एसजीएस वाले, पास आउट हो गए क्या? सर एक जवाद है, बाकी तो नहीं है सर, बाकी पास आउट हो गए। अच्छा बाकी सारे पास आउट हो गए। जी सर। ये फहाद सलीम बेग साहब और ये अदनान सिद्दीकी, सनान जिशान, सिद्दीकी। सब पता अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात। अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे ये। है। स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नहीं है, बड़े बड़े बुजुर्ग हो गए। हाँ ना सर, बड़े बुजुर्ग स्टूडेंट हैं हमारे। चले ठीक है, ओके। सर वसीम हैदर बच्चे हैं अभी। है वसीम हैदर? है लेकिन वसीम जवाद, हैदर का एक कोर्स है सर। जवाद आप उसमें एसजीएस में हो? जी सर मैं भी एसजीएस में। तो आप वहां पे नहीं थे कोल, थर कोल में? नहीं सर, हर कोल में था, एसजीएस में ही। अच्छा एसजीएस हर के कोल थ्रू में गए। तो प्रेजेंटेशन नहीं थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको थरकोल पे समझता था। नहीं चले नहीं ठीक सर, है, ओके थैंक वहाँ यू। हम लोग जाते थे एज वर्क करने। अच्छा आप हो एसजीएस में? जी सर। ठीक है ठीक, ओके फिर थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज।